हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास कुछ लेट हो गई है, कुछ कारण था इसकी वजह से लेट हो गई है। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आज मैं क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और बाकी की क्लास की सारी पीडीएफ मैंने क्लास में जितनी भी क्लास हुई थी सारी अपलोड कर दी हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को कहता है कि किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। यदि एक शिक्षक हैं आप और आप चाहते हैं कि बच्चा आप जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं वो याद रखे रहे, तो इनमें से आप कौन से विषय को नहीं रखना चाहेंगे। कह रहे स्मृति सहायक विधियाँ लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का प्रयोग करना। देखो, स्मृति सहायक विधियाँ लागू करेंगे, इससे याद रहेगा। संगठनात्मक चार्ट हो गया, चित्र हो गए, मानसिक, ये भी सही रहेगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करेंगे जो उसके समझ में ही नहीं आएंगे, तो इससे क्या होगा, जो उसे याद होगा ना वो भी बाहर निकलने लगेगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। कह रहा है जटिल और व्यापक होना चाहिए तब विद्यार्थी सही से सीखेंगे। मौजूदा ज्ञान से जुड़े भी होना चाहिए तब विद्यार्थी सीखते हैं। अव्यवस्थित और असंगठित होना चाहिए तब विद्यार्थी सही सीखते हैं। या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होनी चाहिए। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि जो बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उससे क्या हो, उसका मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही तो कहती है ना। तो देख लो, कह रहा है जटिल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, असंगठित नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा ज्ञान से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए और पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। पूछ रहा है कि विफलता का योगदान है, ठीक है। तो विफलता का हमें बताना है, ठीक। कह रहा है अनुभवात्मक शिक्षा, ये ठीक है। समावेशी शिक्षा भी देखो आपको बता दिया। और शिक्षा केंद्रित शिक्षा भी ठीक होती है, जिसमें बच्चा सेंटर में होता है। यानी कि जो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम है वो नहीं होना चाहिए। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम क्या होते हैं, जैसे कि मैं सेकंड क्लास में हूँ, मेरा कोर्स कैसा होना चाहिए, सेकंड के हिसाब से ही होना चाहिए। अब मुझे थर्ड का या फोर्थ का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तो मैं कैसे सीख पाऊँगा, है ना। तो पाठ्यक्रम भी भैया प्रासंगिक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 24 एनसीएफ 2005 से संबंधित है और कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, कह रहे बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। कह रहे बच्चे रखने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के, यहाँ पे कुछ गलत है, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखो 2005 के अनुसार सब आपको पता ही है। देखो, निष्क्रिय शब्द बेकार है। क्यों, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय रूप को ही प्राप्त करते हैं, सक्रिय रूप से प्राप्त करते हैं। वो कह रहा है कि बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, होती है। ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है हमारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। फिलहाल ऑप्शन हमारा क्या है, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25 की ओर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए। यदि कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है शिक्षक को, तो शिक्षक को इनमें से चारों ऑप्शन में से किससे बचना चाहिए। कह रहे उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण देना चाहिए, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण देना चाहिए, संप्रदाय संबंधित और गैर उदाहरण होना चाहिए, उनकी संस्कृति से प्रचलित होना चाहिए। यानी कि उनकी संस्कृति से क्या होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए। तो कह रहे ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहे हैं उनके संस्कृति से जुड़े भी होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है, उनकी संस्कृति से जुड़े भी होना चाहिए, उनके माहौल परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। उनके संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण होना चाहिए और संबंधित उदाहरण होना चाहिए। जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उदाहरण चाहिए। अब मैं संज्ञा का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण किसी और चीज़ के दे रहा हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उस संप्रदाय के लिए असतत, यानी कि उससे जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 26 की ओर आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि स्वयं के ज्ञाता होने का
ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। ठीक है, तो 1 मिनट सीधा कर लेते हैं इसे। स्वयं के ज्ञाता होने के ज्ञान या जागरूकता क्या कहलाती है, अधिसंज्ञान को दर्शाती है। यानी कि सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधित व्यवहार, गुण हो गए, दोष हो गए, विशेषताएं हो गई, क्षमताएं हो गई एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान की संज्ञा क्या दी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कहता है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण है। कह रहा है आरोपण में है, नकल में है, समस्या समाधान में है, निष्क्रिय है। तो समस्या समाधान में है ना, कठिनाई की पहचान करोगे, फिर उसका निर्धारण करोगे, संभावित समाधान खोजोगे, तो ये समस्या समाधान में तो आ जाता है ना। तो समस्या समाधान के कुछ चरण होते भी हैं, जैसे कि समस्या की पहचान करना, उससे जुड़े आंकड़े जोड़ना, ये सब क्या होते हैं, इसकी पहचान होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हुए, और ये कथन और कारण से क्वेश्चन है हमारा। मैंने बताया था कि कथन और कारण क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को। पहले आप लोग इसे ऑप्शन समझ के पढ़िए, अगर ठीक है तो टिक कर दीजिए। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, बिल्कुल ये ठीक है। मैंने बताया था जो भी गलतियां होती हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लो, ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। देखो, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब मैंने बताया था जब दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएँ तो यहाँ पर क्योंकि शब्द जोड़ दो। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। यानी कि कारण भी सही है और आर जो है क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और कहता है कि डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। कह रहा है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे विद्यार्थी बोरियत महसूस करेंगे। कह रहा है गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा पर। देखो, गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर, जब गतिविधियों को आप महत्व नहीं दोगे तो क्या होगा, विद्यार्थी बोरियत हासिल करने लगेगा, यानी कि वो बोर होने लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लास्ट की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। यानी कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित पुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, तो तरीका हमें बताना है कि प्रतिपुष्टि का कौन सा अनुचित है, उचित नहीं कह रहे हैं, अनुचित है। देखो, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना आप प्रतिपुष्टि दोगे, कैसे दे दोगे, है ना, ये तो ठीक है। यानी कि विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी ठीक है। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित पुष्टि देना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये देखें, कह रहा है कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, केवल विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।